हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th में जो लेसन स्टार्ट किया है उसका नेम आप सबको पता है, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस लेसन में मैंने कल के डेट में आप लोग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया था और मैंने कहा भी था आप लोग को कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर आपको समझना है तो सिंपल है, आपको NADH और FADH के बारे में जानना होगा। NADH और FADH जो है ये कब फॉर्म होते हैं तो कुछ नहीं आपको याद है तो आपको इतना तो याद ही रखना पड़ेगा कि NADH FADH ये दोनों फॉर्म होते हैं TCA साइकिल के ड्यूरेशन में। कौन से साइकिल में? TCA साइकिल, जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल। और यह साइकिल होता कहाँ पर ये भी मैंने बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इतनी बात तो आपको तैयार रखनी ही पड़ेगी। तो जब TCA साइकिल कंप्लीट हो जाता है तब आपके जो भी NADH और FADH2 बनते हैं इनका फिर आपका ऑक्सीडेशन होता है, मैंने आपको बताया है। और जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो इनसे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन जब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से पास करते हैं तो इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के कैरियर्स होते हैं और इन कैरियर से जब ये पास होते हैं तो उसी कैरियर से पास होने के टाइम कुछ ये पहुंचते हैं आपके ATP सिंथेटेज के पास। यह भी एक कैरियर का काम करता है। तो ATP सिंथेटेज के पास पहुंचते हैं और ATP सिंथेटेज जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ATP का सिंथेसिस होता है। क्योंकि मैंने बताया है कि हमारा एम जो है एरोबिक रिस्पिरेशन का वो है लॉट्स ऑफ ATP सिंथेसिस। और यह लॉट्स ऑफ ATP सिंथेसिस जो होगा दिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ NADH एंड FADH2। ये दोनों डिपेंड किस पर करता है? NADH2 एंड FADH2 पर। ये आप लोग तैयार रखना है। तो मैंने आप लोग को कल कंसेप्ट शुरू किया था। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के कैरियर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जो वर्क करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था वो था आपका NADH डिहाइड्रोजिनेज। यह NADH डिहाइड्रोजिनेज जो होता है मैंने बताया था कि सिट्रिक एसिड साइकिल के ड्यूरेशन में जो NADH बना होता है उसका ऑक्सीडेशन कराता है और उसके ऑक्सीडेशन के लिए NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंतर्गत आता है। जिसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है NADH कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल। कौन? NADH आर ऑक्सीडाइज होता है बाई NADH डिहाइड्रोजिनेज। किसके द्वारा? तो NADH डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफ़र। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ये सब आपको याद रखना है। और NADH क्या है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिखा भी रहा है कि NAD और ऊपर है NADH प्लस H प्लस। और देख रहे हैं कि NADH प्लस जो होता है एरो से रिप्रेजेंट कर रहा है, NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। और जब कन्वर्ट हो रहा है तो उसके पास ही कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किसको रखा गया है? डिहाइड्रोजिनेज को। और इसके द्वारा क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है? तो यह इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जब जा रहा है तो यूवी क्यूनोन इसको एक्सेप्ट कर रहा है। फिर यूवी क्यूनोन कहाँ है? तो आपको पता होगा कि यूवी क्यूनोन प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के। इसके बाद इसी तरह से FADH2 का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो आपका है वो है आपके बुक में दिया गया FADH2, ठीक ना, इक्विवेलेंट वाया FADH2 इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ। बता रहा है ना कि
आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, यूवी क्यूनोन जो होता है वो रिसीव करता है एक और इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से आता है, तो FADH2 से इलेक्ट्रॉन आता है, और FADH2 को कॉम्प्लेक्स सेकंड रखा गया है, आप देख भी सकते हो। और कॉम्प्लेक्स सेकंड में एंजाइम जो है जिसके द्वारा FADH2 का सिंथेसिस होता है, वह एंजाइम है बेटा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। याद रखिएगा, आपके बुक में ये फिगर में भी बनाया है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज आप देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड FADH2 है, आपके बुक में दिया गया FADH2 जो है ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, और इससे जनरेट तभी हो रहा है, FADH2 तभी जनरेट होता है जब आपके सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, किस में, सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक ना। तो FADH2, और FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उसके ऑक्सीडेशन से, उसको भी रिसीव कौन करता है, यूवी क्यूनोन। तो FADH2 जो है कॉम्प्लेक्स सेकंड है। इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड का काम कर रहा है साइटोक्रोम। यह इलेक्ट्रॉन जो होता है यूवी क्यूनोन से आगे की तरफ जब बढ़ता है तो इस साइटोक्रोम सी को मिलता है, और साइटोक्रोम सी जो है उससे साइटोक्रोम के अन्य पार्ट में जाता है जिसका नाम है BC1 कॉम्प्लेक्स। और BC1 कॉम्प्लेक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स थर्ड का काम करता है। और साइटोक्रोम सी क्या है, तो आपको याद रखना है कि यह एक स्मॉल प्रोटीन होता है जो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे है, जो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को। और इसके बाद यह मोबाइल कैरियर की तरह काम कर रहा है, और ये कैरी करके किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को, कॉम्प्लेक्स 4 को। और कॉम्प्लेक्स 4 जब कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है, और यह साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को कॉम्प्लेक्स 4 में रखिएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आपका था NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड में था FADH2, ये तैयार रखना है, नीट में आता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड में आता है आपका साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जो आ रहा है वो है आपका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक ना। ये सभी हैं आपके क्या, तो ये डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनके द्वारा आपके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, और एंजाइम जो है वो, आप सबको पता है कि किसी भी रेट आप रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो एंजाइम है कुछ जो प्रोटीन होते हैं, और कुछ प्रोटीन है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी प्रोटीन है वो कैरियर का भी काम कर रहे हैं, और यही प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में रखा गया है, एक FADH2 को छोड़कर, जो एक न्यूक्लियोटाइड का काम करता है, ठीक ना। अदरवाइज सब जितने भी हैं वो प्रोटीन है। तो कंसेप्ट कहने का सेंस यही है ना बेटा, सिंपल आप समझ लो कि ये डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम और प्रोटीन मिलकर ये इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट एरिया में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जनरेट भी करा रहे हैं, ठीक ना। और यही इलेक्ट्रॉन जो है जनरेट हो रहा है और ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसके जनरेट और ट्रांसफ़र होने से, कैरी होने डिफरेंट रीजन में, आपके यह उस रीजन तक पहुंच जाता है जहां पर ATP सिंथेटेज है। क्योंकि ये सभी ट्रांसफ़र होना, डिफरेंट रिलीज होना, ये क्यों हो रहा है, यह इलेक्ट्रॉन को उस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां से एनर्जी का सिंथेसिस हो, जहां पर ATP का सिंथेसिस हो, जो आगे मैं अभी बता रहा हूं। ओके, देखिए मैं आगे बता रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, देखिए अब बता रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर बाय कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू फोर्थ इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये देख रहे हैं ना आप लोग, तो दे आर कपल्ड टू द ATP सिंथेटेज। तो ये किससे जाकर जुड़ता है, ATP सिंथेटेज से। देखिए आगे रिजल्ट आ गया, और यह ATP सिंथेटेज से जब जुड़ता है तो ATP का फॉर्मेशन होता है। ये आपका दिया है कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, क्योंकि ATP किससे बनता है, जब ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ते हैं, और इनको जुड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी कौन देने का काम करता है, आपका इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज होते हैं, ये डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रॉन डोनर पर। और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, NADH और FADH2। NADH जो होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसके एक मॉलिक्यूल से, याद रखिएगा, 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। ये कंसेप्ट एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। आपके
एच के एक मॉलिक्यूल से 3 एटीपी बनता है, जबकि FADH का ऑक्सीडेशन जो हो रहा है इससे एक मॉलिक्यूल से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, NADH के एक मॉलिक्यूल से 3 एटीपी और FADH के 1 मॉलिक्यूल से 2 एटीपी फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से एटीपी के फॉर्मेशन डिपेंड किस पर करते हैं, NADH के नंबर पर और FADH के। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन का पासिंग हुआ यह क्यों हुआ, तो मैंने बताया कि ये उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जहां पर एटीपी सिंथेटेज है। और एटीपी सिंथेटेज क्या करेगा वो भी आपको पता है, एटीपी का सिंथेज करेगा। और एटीपी सिंथेटेज के द्वारा जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा ये डिपेंड किस पर करेगा, NADH के नंबर पर और FADH के नंबर पर। ये आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। इस प्रकार एरोबिक जो रिस्पिरेशन होता है ओनली प्रेजेंस किसके होता है, ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होता है। और ऑक्सीजन का जो रोल होता है वो मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का रोल होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना। देखिए बता रहा है कि ऑल्दो एरोबिक प्रोसेस रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और रोल ऑफ ऑक्सीजन का जो होता है लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, यह लिमिटेड है, मतलब उस एंड तक यह रहता है ऑक्सीजन का रोल। और इस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी होता है, सिंस इट ड्राइव द होल प्रोसेस, क्योंकि यही हर पूरे प्रोसेस को ड्राइव करता है बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। हाइड्रोजन को क्या करके, रिमूव करा के। हाइड्रोजन को रिमूव जब सिस्टम से ये कराता है, और हाइड्रोजन को रिमूव कराता कहाँ से है, आपको याद होगा जब पायरुविक एसिड की प्रोसेस हुई थी वहीं से आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ था ना, ऑक्सीडेशन हुआ था ना। तो ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है ये आपको पता है। तो रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम सिस्टम, ऑक्सीजन एक्ट फाइनल एक्सेप्टर का भी काम करता है। मैंने जो आपको बताया फाइनल एक्सेप्टर का काम करने का मतलब लास्ट तक ये वर्क कर रहा है ना, और ये हाइड्रोजन को रिसीव कर ले रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन जो डिफरेंट रिलीज जो हुआ है हाइड्रोजन, वो किसके कारण रिलीज हुआ है सिस्टम में, उसके लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन। और साथ में यह ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हुए लास्ट में हाइड्रोजन को रिसीव भी कर लेता है, हाइड्रोजन को रिलीज भी कराता है। और हाइड्रोजन को रिसीव करने का भी काम आपका कौन कर रहा है, तो आपका कर रहा है ऑक्सीजन, ठीक ना। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सिंस इट ड्राइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम से हाइड्रोजन को रिमूव कराने का काम कौन करा रहा है, आपका ऑक्सीजन। और लास्ट में ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन वाटर के ब्रेक होने से जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हुए होते हैं वही ऑक्सीजन बचा रहता है, और लास्ट में जाकर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिसीव कर लेता है। और जब हाइड्रोजन को रिसीव कर लेता है तो प्रोसेस एंड हो जाती है। और इस हाइड्रोजन के द्वारा ही जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वह इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं क्या सिंथेसाइज करने में, आपको पता है एटीपी सिंथेसिस करने में। तो एटीपी की सिंथेसिस के लिए आपका हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से पूरे प्रोसेस में आपका एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, और एटीपी का फॉर्मेशन होने में किसका रोल रहा, तो आपको पता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन का चेंज होना। हाइड्रोजन जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल इस मेम्ब्रेन स्पेस में जाता है तो प्रोटॉन दैट मीन्स हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में चेंजेज आते हैं, और उसी चेंजेस से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए होते हैं वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। आप पढ़ोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम ना होगा तो मेरी बातें जितनी भी कह रहा हूँ उसको नोट डाउन करिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा बेटा। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को एक बार 2 बार समझें और आपको मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको आगे के कंसेप्ट को बताऊंगा। ओके, थैंक यू।